चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के लिए। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्टोरेज डिफाइन कैश मेमोरी एंड रजिस्टर मेमोरी। देखिए, कंप्यूटर स्टोरेज बेसिकली ऐसे कंपोनेंट और डिवाइस होते हैं जो कि डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को टेम्परेली और परमानेंटली स्टोर करते हैं। कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के बिल्कुल करीब होती है और ये करंटली जो भी प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं, यूज हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करती है, ठीक है। और ये सबसे फास्ट और स्मॉल मेमोरी होती है। और उसके बाद आती है हमारे पास रजिस्टर मेमोरी। और रजिस्टर मेमोरी बेसिकली सीपीयू के अंदर ही होती है और करंटली जिन जिन प्रोसेसर्स को आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस सारे डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को या उनके एड्रेसेस को वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करता है, ठीक है। सो अभी जो आंसर आप देखेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा, क्योंकि मेरे पास आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंग्लिश उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो उनके लिए मैंने ये नोट्स हिंदी में तैयार किए होते हैं। मेन पर्पस है हिंदी में वीडियो बनाना, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री इंग्लिश में भी मैं कर दे रहा हूँ, ओके। पहले हम इंग्लिश में देखेंगे आंसर, फिर हिंदी में। जिनको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिखिए, जिनको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखिए। और हिंदी वाला पार्ट मतलब इंग्लिश वाला स्किप कर सकते हैं और इंग्लिश वाला पार्ट हिंदी वाला स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों ही देख लेंगे, सुन लेंगे तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने आंसर पे। कंप्यूटर स्टोरेज रेफर्स टू द डिवाइस एंड कंपोनेंट्स यूज्ड टू स्टोर द डाटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन ईदर टेम्परेरी और परमानेंटली। यानी कंप्यूटर स्टोरेज वो डिवाइस और कंपोनेंट होते हैं जिनका यूज करके हम डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन को टेम्परेली या परमानेंटली स्टोर करने के लिए, ठीक है। टेम्परेली के लिए हम रैम और रोम का यूज करते हैं, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज या परमानेंट के लिए हम हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इंक्लूड्स प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम एंड सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव्स एंड एसएसडीज एक्सेट्रा। और क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इट रेफर्स टू द डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द डाटा टेम्परेरी और परमानेंटली। देन हिंदी में कंप्यूटर स्टोरेज से तात्पर्य उन डिवाइसेस और कंपोनेंट से है जिनका यूज डाटा, इंस्ट्रक्शंस और इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी और परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें प्राइमरी मेमोरी रैम, रोम एंड सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव्स, एसएसडी एक्सेट्रा शामिल है। और एक लाइन में इसका आंसर हम लिखेंगे, ये उन डिवाइसेस को रेफर करता है जिनका यूज डाटा को टेम्परेरी और परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। Then cache memory, it is a small and high-speed memory located close to the CPU. It stores frequently accessed data and instruction to reduce the processing time and improve परफॉर्मेंस। यानी जो भी डाटा करेक्टली यूज हो रहा होता है सीपीयू के द्वारा, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को ये अपने पास रखता है ताकि उसको मतलब हार्ड डिस्क से नहीं उठाएगा, ठीक है। वहीं से उठाएगा तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफी फास्ट हो जाती है। एक लाइन में लिखेंगे, ए स्मॉल high speed memory that stores frequently used data for quick access। हिंदी में लिखेंगे, कैश मेमोरी एक छोटी हाई स्पीड मेमोरी होती है जो सीपीयू के करीब स्थित होती है। ये प्रोसेसिंग टाइम को कम करने और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए अक्सर एक्सेस किए जाने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। सिंगल लाइन में लिखेंगे, एक छोटी हाई स्पीड मेमोरी जो क्विक एक्सेस के लिए अक्सर यूज किए जाने वाले डाटा को स्टोर करती है। Then last one is register memory is the smallest and fastest memory inside the CPU। यानी कि सबसे छोटी और फास्ट मेमोरी होती है सीपीयू के अंदर। It temporarily holds data, instruction and addresses that the CPU is currently processing। जिन भी डाटा, एड्रेस और इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू करंटली प्रोसेस कर रहा होता है ये उनको टेम्परेरी अपने पास स्टोर करके रखती है। एंड एक लाइन में लिखेंगे, द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड द सीपीयू यूज्ड टू होल्ड द डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। क्योंकि ये सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये जो लास्ट में एक एक लाइन है इसको चला के भी आपको 2 नंबर पूरे मिल सकते हैं। हिंदी में लिखेंगे, रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है।
ये टेम्परेरी डाटा इंस्ट्रक्शन और एड्रेसेस को होल्ड करती है जिन्हें सीपीयू करंटली प्रोसेस कर रहा है। और सिंगल लाइन में लिखेंगे सीपीयू के अंदर सबसे तेज मेमोरी जो प्रोसेसिंग के दौरान डाटा को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सर्च इंजन, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ द वेब सर्च इंजन। वेब सर्च इंजन बेसिकली ऑनलाइन टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम अलग अलग वेबसाइट के अंदर, ओके, यानी इंटरनेट के ऊपर जो भी अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज हैं, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट पीपीटी पीडीएफ, किसी भी टाइप का रिसोर्सेज यूनियन, ठीक है, उन सब डाटा को एक्सेस करने के लिए हम इन वेब सर्च इंजन का यूज करते हैं। और इनमें हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं या प्रॉपर क्वेरीज डाल सकते हैं। लाइक हमें जैसे MP3 सॉन्ग चाहिए तो सिर्फ MP3 ही निकाल के देगा ये, अगर हमें पिक्चर चाहिए तो पिक्चर, मतलब अपने तरीके से डाटा को सर्च करने के लिए हम इन टूल्स का यूज जो है वो करते हैं। डेफिनेशन में लिखेंगे a web search engine is an online tool that allows user to search for information on the internet by entering keywords or queries। यानी जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, इंटरनेट के ऊपर किसी भी टाइप का रिसोर्सेज, उसको सर्च करने के लिए इन टूल्स का यूज करते हैं और वो करते हैं हम कीवर्ड्स या फिर प्रॉपर क्वेरीज लिख के। It uses algorithms to index web pages and retrieve relevant results based on the search input। यानी जो भी क्वेरीज आपने मान ली गूगल सर्च पे आपने कुछ लिखा है टाइप करके, जैसे व्हाट इज एल्गोरिथम, ओके, सो उससे रिलेटेड ये रिजल्ट पेजेस को आपको शो करेगा। और ये सब करने के लिए ये एल्गोरिथम का यूज करता है और सारे वेब पेजेस की अलग से इंडेक्सिंग करता है। जैसे आपने देखा होगा सर्च रिजल्ट आते हैं ना लाइन बाय लाइन, अलग अलग वेब पेज या अलग अलग वेबसाइट वो आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो सारे वेब पेजेस को इंडेक्स करता है और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आता है। वेब सर्च इंजन के एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वेब सर्च इंजन है गूगल, देन बिंग जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और उसके बाद है याहू, ये भी एक पॉपुलर सर्च इंजन है। हिंदी में करेंगे वेब सर्च इंजन एक ऑनलाइन टूल है जो यूजर्स को कीवर्ड्स या क्वेरीज एंटर करके इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करने की अनुमति देता है। ये वेब पेजेस को इंडेक्स करने और सर्च इनपुट के आधार पर रेलेवेंट रिजल्ट्स रिट्रीव करने के लिए एल्गोरिथम का यूज करता है। वेब सर्च इंजन के एग्जांपल्स में सबसे पहले गूगल सबसे अधिक यूज किया जाने वाला सर्च इंजन है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप्ड एक सर्च इंजन और याहू एक अन्य पॉपुलर सर्च इंजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिटमैप इमेजेस एंड वेक्टर इमेजेस? फर्स्ट है मेड अप ऑफ पिक्सेल्स, टाइनी डॉट्स, यानी ये छोटे छोटे डॉट्स और जिनको हम पिक्सेल्स भी बोलते हैं उनको मिला के पिक्चर बनाता है। एंड मेड अप ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस लाइक लाइंस एंड कर्व्स, और ये मैथमेटिकल इक्वेशंस लाइन कर्व स्क्वायर रेक्टेंगल इन सब का यूज करके डेटा को बनाता है, ठीक है, इमेजेस को बनाता है, सॉरी। नेक्स्ट है लॉसेस क्वालिटी व्हेन रिसाइज्ड एंड कैन बी रिसाइज्ड विदाउट लॉसिंग क्वालिटी। यानी बिटमैप इमेज को जब हम जूम इन जूम आउट यानी साइज को कम ज़्यादा करते हैं तो इसकी क्वालिटी जो खराब हो जाती है, जबकि वेक्टर इमेजेस में ऐसा नहीं होता। उसको आप चाहे उसका साइज कम कर लो ज़्यादा कर लो जैसे मर्जी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसका फाइल साइज लार्ज होता है और वेक्टर इमेजेस का फाइल साइज जो कम होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा फाइल साइज होगा उतने ही ज़्यादा बिटमैप इमेजेस की फाइल जो वो क्लियर होगी। और बिटमैप इमेज बेस्ट यूज की जाती है फोटोज और डिटेल्ड इमेजेस के लिए, और वेक्टर इमेजेस लोगोज इलस्ट्रेशन और ग्राफिक्स के लिए यूज की जाती है। फाइल मतलब फॉर्मेट की एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ और बी एमपी होते हैं फाइल एक्सटेंशंस, और वेक्टर इमेजेस में एसवीजी, एआई, ईपीएस और पीडीएफ। हिंदी में करेंगे ये छोटे पिक्सल से बना होता है और ये मैथमेटिकल इक्वेशन से बनता है। रिसाइज करने पर क्वालिटी इसकी खराब हो जाती है और क्वालिटी लॉस किए बिना रिसाइज किया जा सकता है इसको। इसका फाइल साइज बड़ा होता है, इसका फाइल साइज छोटा होता है
और ये बेस्ट फॉर फोटोज और डिटेल इमेजेस एंड बेस्ट फॉर लोगोस इलस्ट्रेशंस ग्राफिक्स। ये इसके फाइल फॉर्मेट है जेपीईजी, पीएनजी, जीआईएफ, बीएमपी, और इसके फाइल फॉर्मेट है एसपीजी, एआई, ईपीएस और पीडीएफ। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेम टू डिफरेंट वेज टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल मैसेजेस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। फर्स्ट तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है। ये बेसिकली एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस है या एक मेथड है जिसके द्वारा हम डिजिटल मैसेज वो मैसेज होते हैं जिनको सेंड और रिसीव करने के लिए हम कंप्यूटर, मोबाइल जैसे डिवाइसेस का यूज करते हैं। ठीक है, सो इन मैसेजेस को, डिजिटल मैसेजेस को इलेक्ट्रॉनिकली बाय यूजिंग द इंटरनेट हम सेंड और रिसीव करते हैं। चलो ये तो सिंपल है, बट ये जो आगे लिखा है इसमें ये नहीं पूछा गया कि स्टेप बताओ हमें कि ईमेल कैसे सेंड करनी है। ध्यान से पढ़ना बच्चों इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें लिखा है कि दो मेथड कौन से हैं ईमेल की कॉपी सेंड करने के लिए। ठीक है, तो दो मेथड होते हैं, एक होता है सीसी कार्बन कॉपी और दूसरा होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सो सीसी में क्या होता है कि हमें ये सब कुछ पता होता है कि मेल किस मेल से आई है और किस किस मेल एड्रेस को वो मेल की गई है। ओके, और जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है उसमें मेल रिसीव हो जाती है, बट हमें ये नहीं पता होता कि यही कॉपी और किन किन को सेंड की गई है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको शॉर्ट में हम ईमेल भी बोलते हैं, इज ए मेथड ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डिजिटल मैसेज ओवर द इंटरनेट। यानी इंटरनेट के ऊपर डिजिटल मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। It allows user to communicate instantly by exchanging text, images, document and other attachment। और ये यूजर को इस काबिल बनाती है कि वो इंस्टेंटली यानी तभी के तभी डिफरेंट काइंड के मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकती है, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, डॉक्यूमेंट या अदर टाइप की अटैचमेंट हो। ओके, और टू ways to send a copy of an email messages। So first है CC carbon copy, send a duplicate of the email to the other recipients and all addresses are visible to everyone। यानी ये डुप्लीकेट कॉपी सेंड करता है दूसरे रेसिपिएंट्स को भी, और सबको मालूम होता है कि और किस किस को ये सेंड की गई है कॉपी। और देन दूसरा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सेंड ए डुप्लीकेट ऑफ द ईमेल विदाउट रिवीलिंग द रेसिपिएंट्स एड्रेस टू द अदर्स। यानी और जो दूसरे ईमेल्स एड्रेस है वो एक दूसरे को मतलब पता नहीं चलता कि और किस किस को सेंड की गई है। ठीक है, हिंदी में करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर डिजिटल मैसेजेस सेंड और रिसीव करने की एक मेथड है, और ये यूजर को टेक्स्ट, इमेजेस, डॉक्यूमेंट और अन्य अटैचमेंट को एक्सचेंज करके इंस्टेंटली कम्युनिकेट करना अलाउ करता है। Two way to send a copy of an email messages। The first one is carbon copy। अन्य रेसिपिएंट्स को ईमेल की एक डुप्लीकेट भेजता है और सभी एड्रेसेस सभी को दिखाई देते हैं, यानी सबके लिए विजिबल रहते हैं। देन बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दूसरों को रेसिपिएंट्स का एड्रेस बताए बिना ईमेल की डुप्लीकेट भेजता है। फिर उसके बाद हमारे पास तीन क्वेश्चन आएंगे तीन तीन नंबर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले HTML देखिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेजेस जनरेट करने के लिए। और उसके बाद आते हैं हमारे पास सिंगुलर टैग और कंटेनर टैग। टैग बेसिकली हिडन कीवर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाए गए होते हैं। सिंगुलर टैग्स की बात करें तो ये वो टैग है जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही जगह पर रखी जाती है, यानी इनको किसी भी कंपेनियन टैग की हमें किसी भी कंपेनियन टैग की इनको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लाइक ग्लव्स हो गया। ओके, ग्लव्स आप दोनों हाथ में पहनो या एक हाथ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कंटेनर टैग्स होते हैं वो उनको कंपेनियन टैग्स की जरूरत पड़ती है, यानी इनका ओपनिंग टैग भी होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। इसको आप शूज की तरह ले सकते हैं। यदि आपने लेफ्ट फुट में शूज पहने तो राइट में भी आपको शूज ही पहनना पड़ेगा, इसकी जगह आप सैंडल्स या जूती वगैरह ही डाल सकते हैं। ओके, सो डेफिनेशन पे चलते हैं हम। HTML, इसको मतलब एक लाइन और भी आ सकती है कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एक लाइन ये अलग से आप लिख सकते हो, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है।
इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट एंड डिजाइन वेब पेजेस, यानी इसका यूज करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट और डिजाइन करने के लिए। इट स्ट्रक्चर्स वेब कंटेंट यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स एंड टैग्स। अब देखिए वेब कंटेंट में लेबल हो सकते हैं, टेक्स्ट, बटन्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, अलग अलग तरह के कंटेंट हो सकते हैं, ठीक है। उन सारे कंटेंट को बहुत सारे एलिमेंट्स और टैग्स का यूज करके प्रॉपर वे में डिस्प्ले किया जाता है वेब पेज के ऊपर या आपके ब्राउजर के ऊपर, ठीक है। और सिंगुलर टैग्स, जिनको हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी बोलते हैं, डू नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग, मतलब इनको क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। दे परफॉर्म अ फंक्शन इंडिपेंडेंटली, और वो इंडिपेंडेंटली अपने काम को करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं बी आर, एच आर और आई एन जी टैग। Then container tags. The container tags require both an opening and closing tag. इनको opening और closing दोनों टैग की जरूरत होती है। They enclosed content between them. और जो भी कंटेंट है लाइक किसी वेब पेज का एड्रेस है, इमेज है, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो, उस कंटेंट को आपको मतलब उन टैग्स के अंदर जो ओपनिंग टैग होता है और जो क्लोजिंग टैग होता है उनके बीच में रखना पड़ता है, ठीक है, तब एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जांपल पी टैग, बी टैग एंड देन div टैग, div टैग, राइट। हिंदी में लिखेंगे HTML वेब पेजेस क्रिएट और डिजाइन करने के लिए यूज की जाने वाली स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ये अलग अलग एलिमेंट्स और टैग का यूज करके वेब कंटेंट को स्ट्रक्चर करता है। सिंगुलर टैग्स, जिसे हम सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी बोलते हैं, को क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती। ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। एग्जांपल्स बी आर, एच आर, आई एन जी। कंटेनर टैग्स को एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों की जरूरत पड़ती है। वे इनके बीच कंटेंट को इनक्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल्स दीज टैग्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज मेकर। देखिए पेज मेकर बेसिकली डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम बाउचर्स, न्यूज़लेटर और मतलब जो मटेरियल प्रिंटेबल होता है यानी जिसका हम प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है, वो मटेरियल क्रिएट करने के लिए हम इसका यूज जो है वो करते हैं। सो डेफिनेशन में लिखेंगे पेज मेकर इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय अडोब यूज्ड फॉर डिजाइनिंग बाउचर्स, न्यूज़लेटर्स, बुक्स एंड अदर प्रिंट मटेरियल्स। ओके, सो ये एक सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिसे अडोब ने बनाया था और इसका यूज करते हैं बाउचर्स, न्यूज़लेटर, बुक्स और अदर प्रिंट मटेरियल, यानी ऐसे मटेरियल जिसको हम प्रिंट कर पाए। इट हेल्प्स इन अरेंजिंग टेक्स्ट एंड इमेजेस प्रोफेशनली। और देखिए जैसे हमें कोई पैम्पलेट ही बनाना है या कोई न्यूज़ लेटर बनाना है तो उसमें क्या होता है कि इमेजेस भी होती है और टेक्स्ट भी होता है, ठीक है। तो उन इमेजेस और टेक्स्ट को वो प्रोफेशनली अरेंज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। फोर टूल्स यूज इन पेज मेकर। पेज मेकर के अंदर चार टूल्स, बहुत ही सिंपल टूल्स मैंने लिए हैं, वैसे तो काफी ज्यादा टूल हैं बट जो सबसे ज्यादा सिंपल है जिनको आप आसानी से लिख पाओगे, सबसे पहले आता है टेक्स्ट टूल, यूज्ड टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को राइट भी करना है और एडिट भी करना है। रेक्टेंगल टूल, ये रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। पिक्चर टूल, पिक्चर को इंसर्ट भी कर सकता है और उसको मैनेज भी कर सकता है। देन लाइन टूल, ये हेल्प करता है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। हिंदी में लिखेंगे पेज मेकर अडोब द्वारा डेवलप्ड एक डेस्कटॉप प्रकाशन सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज बाउचर्स, न्यूज़लेटर, बुक्स और अन्य प्रिंट मटेरियल डिजाइन करने के लिए किया जाता है। ये टेक्स्ट और इमेजेस को प्रोफेशनली अरेंज करने में भी हेल्प करता है। The four tools used in PageMakers are number one, text tool, टेक्स्ट टाइप एंड एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। देन रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगुलर शेप्स बनाने में हेल्प करता है। पिक्चर टूल, इमेजेस को इंसर्ट और मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। देन फोर लाइन टूल, स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। देखिए जावा स्क्रिप्ट या फिर कोई भी लैंग्वेज ले लो आप, जो डाटा टाइप है प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
सो बेसिकली क्या होता है कि हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उसमें एक वेरिएबल लेना पड़ता है, एक या बहुत सारे वेरिएबल अकॉर्डिंग टू नीड हमें लेने पड़ते हैं। तो वेरिएबल के अंदर जरूरी नहीं है कि आप नंबर ही स्टोर करोगे या फिर आप कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग स्टोर करोगे, ठीक है। अलग अलग पर्पस के लिए हमें अलग अलग टाइप का वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं और उन वेरिएबल्स को फिर हमें बताना पड़ता है कि उसके अंदर हम किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर करेंगे, ठीक है। अब रोल नंबर 1 2 3 आएगा, अगर आप नाम की बात करें तो वहां पे तो आपको नाम ही लिखना पड़ेगा ना, तो वहां पे हम स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज करेंगे। सो डाटा टाइप बेसिकली यूज किए जाते हैं किसी भी कंपाइलर को बताने के लिए कि इस वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं या फिर ये किस टाइप का डाटा जो ये वेरिएबल स्टोर करेगा। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन होल्ड, यानी एक वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है वो आपका डाटा टाइप जो वो डिफाइन करता है। JavaScript has dynamic typing, meaning a variable can hold different types of data। और JavaScript के पास एक dynamic typing फीचर्स है अकॉर्डिंग टू विच वेरिएबल डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स को मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को होल्ड कर सकता है। सो द टू डाटा टाइप्स विद सिंटैक्स, सिंटैक्स के साथ हमें दो डाटा टाइप बताने हैं, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में भी बात करी है। सो मैं सिंपली इंटीजर और स्ट्रिंग लूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट वैल्यू, यानी कि टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल लेट मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, यानी मैसेज एक वेरिएबल का नाम है, ओके। और ये स्ट्रिंग वेरिएबल यानी ये जो स्ट्रिंग्स हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको स्टोर करेगा। देन नंबर स्टोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करेगा। फॉर एग्जांपल एज वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर की गई है 25 जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है। हिंदी में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप उस वैल्यू के टाइप को डिफाइन करता है जिसे कोई वेरिएबल होल्ड कर सकता है, यानी डाटा टाइप उस वैल्यू के टाइप को बताता है कंपाइलर को कि इस वेरिएबल में इस टाइप का डाटा जो हम स्टोर कर सकते हैं, या इस टाइप का डाटा जो वो स्टोर किया गया है। जावास्क्रिप्ट में डायनेमिक टाइपिंग होती है जिसका मतलब है कि कोई वेरिएबल डिफरेंट टाइप के डाटा को होल्ड कर सकता है। एग्जांपल्स, सबसे पहले स्ट्रिंग टेक्स्ट वैल्यूज स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल मैसेज, और इसमें हमने स्टोर किया स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। देन नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करता है, यहाँ पे वेरिएबल लिया हमने एज और वैल्यू स्टोर की है इसमें 25। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक एचटीएमएल कोडिंग लिखनी है जिसके अंदर एक रिज्यूम बनाना है, ओके। सो ये फॉर्मेट है, इसमें सिंपली जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखा है, ये तो चलो सिंपल पी से आ जाएगा ये, ठीक है। और ये नेम लिखा है राजेश कुमार, तो नेम जो वो बोल्ड लिखा हुआ है, तो नेम को बोल्ड करने के लिए मैंने बोल्ड टैग बी टैग का यूज किया होगा। फिर राजेश कुमार ये सब सिंपल लिखा हुआ है, और ये जो लाइन आ रही है ये एचआर टैग के कारण आ रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के नीचे भी और जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिखी है उसके नीचे भी। फिर उसके नीचे एक टेबल बनाया है मैंने, कॉलम नेम है डिग्री, इंस्टीट्यूशन और ईयर्स, फिर डिग्री के नाम है, इंस्टीट्यूशन है और ईयर्स है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, तो हम टेबल का यूज करके यहाँ पे इस डाटा को अभी कैसे डिस्प्ले करना है ये बताएंगे, ओके। सिंपल फॉर्मेट है ये रिज्यूम बनाने के लिए, बड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखी है, सिंपल बताया कि कैसे बनाते हैं, ओके। तो ये आपको पता ही कि एचटीएमएल क्लोजिंग टैग, स्टार्टिंग टैग, ओके, और ये हेड, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको मतलब एचटीएमएल जब आप कोडिंग करते हैं तो ये सब आपको लिखना पड़ता है। देन आते हैं हमारे मेन टैग्स पे जिसको बोलते हैं बॉडी टैग, यहाँ पे मेन कोड लिखा जाता है इसके अंदर, ओके। सबसे पहले देखो लिखा है पर्सनल इंफॉर्मेशन H2 टैग के अंदर। so, इसका मतलब है कि जैसे ही पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखेगा तो उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही लगाएगा जो आप देख रहे हो इमेज में। देन देखो नेम लिखा हुआ है राजेश कुमार, तो नेम को अपने बी टैग यानी बोल्ड के अंदर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे बोल्ड के अंदर, ओके। सो इसलिए ये बोल्ड आया है, और इसी तरह से हम नेक्स्ट 2 भी लिखेंगे, ओके। सो बोल्ड आया है, उसके बाद लिखना है एकेडमिक इंफॉर्मेशन, और उसके बाद फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी,
तो फिर से हम H1 और H2 का टैग का यूज करेंगे, देखो यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद हमें टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का यूज करेंगे। देखिए टेबल लिखा है, बॉर्डर दे दिया हमने 1 बॉर्डर साइज, और टेबल टैग को क्लोज कर दिया, ओपनिंग क्लोजिंग, राइट। अभी देखो टेबल जब बनाते हैं तो रो बाय रो बनता है यहाँ पे, मतलब टी आर टैग का यूज करेंगे और टी आर लिखेंगे हम, और जितनी रोज बनानी होती है उसको हम टी डी टैग के अंदर लिखेंगे, टेबल डाटा। और क्योंकि ये मतलब बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ये कॉलम, तो बोल्ड लेटर में दिखाने के लिए हम टी एच टैग का यूज करेंगे, यानी टेबल हेडर। सो देखिए कैसे हम इसको करते हैं। देखो ये टी आर लिखा, ये हुआ ये फर्स्ट लाइन के लिए। ओके, ये फर्स्ट लाइन, इसको लिखूंगा मैं अभी, तो ये लिखूंगा मैं टी एच के अंदर। टी एच के अंदर देखो डिग्री, इंस्टीट्यूशन, ईयर, ये देखो ये वाली लाइन लिखी। यानी इस लाइन को बनाने के लिए मैंने ये टैग्स लिखे, टी आर और टी एच बोल्ड लिखने के लिए। अगर आप टी एच नहीं लिखोगे, इसकी जगह टी डी भी लिख लो तब भी चल जाएगा, ये कि फिर वो बोल्ड नहीं करेगा लेटर, मतलब जो भी आपने लिखा होगा। और फिर नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करेंगे तो सिंपली यही टी आर टैग लिखना है, टी एच की जगह मैं टी डी लिखूंगा और सेम ये इंफॉर्मेशन के अंदर लिखूंगा। जैसे ये देखो टी आर क्लोजिंग, टी डी टैग है, ये देखो सब कुछ वही लिखा है। अब नेक्स्ट लाइन भी इसी तरह से करेंगे हम, जैसे टी आर स्टार्टिंग और क्लोजिंग, और फिर ये देखो, ठीक है। तो ये रहा कोड जो ये डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, मतलब एक रिज्यूम डिस्प्ले करेगा। छोटा फॉर्मेट है, कंप्लीट नहीं लिखा हुआ इसमें। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के लिए आएंगे, मतलब 4 नंबर के लिए लिखना पड़ेगा हमें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस। क्योंकि इनपुट डिवाइस बेसिकली वो डिवाइस होते हैं जिनका यूज करके हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर को कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं। लाइक हमें गेम खेलनी है, हमें कोई वीडियो चलाना है, तो हम डबल क्लिक करते हैं उस फाइल्स के अंदर या उस गेम के आइकन के ऊपर, ठीक है। यानी हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि हमें क्या करना है। ओके, कई बार कंप्यूटर हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, लाइक जैसे मान लिया आपका कंप्यूटर ऑन हो गया है सारा ही, बट स्टार्टिंग स्क्रीन में आपने पासवर्ड रखा है, तो आप पासवर्ड एंटर करोगे तभी वो ओपन होगा, यानी हमसे डिमांड कर रहा है वो, ठीक है। हमें उसके साथ कम्युनिकेट करना है, अपने लैपटॉप कंप्यूटर को यूज करना, तो सबसे पहले उसको ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ओपन करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कीबोर्ड का यूज भी करेंगे और माउस का यूज भी करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, इनपुट डिवाइस। तो डेफिनेशन पे चलते हैं हम। Input device are the hardware component used to enter data and instruction into a computer system। यानी ये वो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जिनका यूज करके हम डाटा और इंस्ट्रक्शन जो वो कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट या एंटर करते हैं। They allow users to interact with the computer by providing input। और ये कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं उसको इनपुट एंटर करके। हिंदी में लिखेंगे इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज कंप्यूटर सिस्टम में डाटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर करने के लिए किया जाता है। वे यूजर्स को इनपुट प्रोवाइड करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना अलाउ करते हैं। ओके, यानी यूजर्स को अलाउ करते हैं कि आप कोई जैसे माउस के साथ कहीं पे क्लिक कर दिया या कीबोर्ड के साथ आपने कुछ टाइप कर दिया। ओके, सो हम इनपुट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है, यानी उसके साथ हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। सो सबसे पहले आते हैं हम कीबोर्ड पे। कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, नंबर और कमांड। ये बहुत ही सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट कंटेन्स कीज लाइक अल्फाबेट, नंबर्स, फंक्शन कीज, स्पेशल कीज लाइक एंटर एंड शिफ्ट एक्सेट्रा। कीबोर्ड का यूज टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है, और इसमें अल्फाबेट, नंबर्स, फंक्शन कीज, स्पेशल कीज ये सब शामिल होती है। देन माउस। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू कंट्रोल द कर्सर ऑन स्क्रीन। यानी किसी भी स्क्रीन के ऊपर अपने कर्सर्स को कंट्रोल करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। ये एक टाइप से पॉइंटिंग डिवाइस, जैसे मुझे अब कुछ बताना, देखो ये माउस के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ। ओके, अब टास्क को भी कंप्लीट कर रहा हूँ, जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा लेफ्ट साइड से, तो ये देखो आगे जो भी लिखा हुआ या जो भी वर्क रखा हुआ वो इस स्लाइड पे हो रहा है। सो
किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उसे रिसाइज करने के लिए, उसे रिपोजिशन करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। यानी आइटम को सिलेक्ट करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, बहुत सारे पर्पस जो है हम माउस का यूज करके सॉल्व करते हैं। सो इट हैज लेफ्ट एंड राइट बटन्स एंड स्क्रॉल व्हील टू नेविगेट एंड सेलेक्ट द आइटम्स। यानी कहीं हमें नेविगेट करना है, ड्राइव चेंज करनी है, या कोई स्क्रीन चेंज करनी है, ये कोई आइटम सेलेक्ट करनी है, तो इन सब कामों के लिए हम इसका यूज करते हैं। हिंदी में लिखेंगे, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज स्क्रीन पर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसमें नेविगेट करने और आइटम सेलेक्ट करने के लिए लेफ्ट और राइट बटन्स और एक स्क्रॉल व्हील होता है। देन स्कैनर। स्कैनर इज यूज्ड टू कन्वर्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट और इमेज इनटू डिजिटल फॉर्मेट। देखिए, स्कैनर एक ऐसी मशीन और डिवाइस है जिसका यूज करके हमारे पास कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट, लाइक हमारे पास कोई कॉपी है, पेज है, या हमारे पास एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, कोई भी चीज है जो फिजिकली प्रेजेंट है हमारे पास, इवन हम हाथ को भी रखेंगे और उसको स्कैन करवाएंगे तो वो भी स्कैन हो जाएगा। ठीक है, तो स्कैनर क्या करता है, उन सारी चीजों को स्कैन करता है, फिर हमसे पूछता है कि किस फॉर्मेट में उस चीज को सेव करना है, लाइक पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी। ठीक है, जो भी हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे उसी फॉर्मेट में उस डाटा को स्टोर करेंगे। यानी फिर वो डाटा कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, आपके कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे जो भी डाटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं डिजिटल फॉर्म। यानी किसी भी फिजिकल डाटा को वो डिजिटली कंप्यूटर में स्टोर कर सकता है। कंप्यूटर में स्टोर होने के बाद हम उसको व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, so it capture images and text and store them on a computer for editing and sharing. स्कैनर का यूज फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ये इमेजेस और टेक्स्ट को कैप्चर करता है और उन्हें एडिट और शेयर करने के लिए कैप्चर पर कंप्यूटर पर स्टोर करता है। ये डिवाइसेस एफिशिएंट डाटा एंट्री और कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करते हैं। यानी इन डिवाइसेस का यूज करके हम कंप्यूटर के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और डाटा को एंटर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया के एग्जांपल्स देने हैं। देखिए, बेसिकली गाइडेड मीडिया होता है जिसमें हम केबल्स का यूज करते हैं और हमें प्रॉपर पता होता है कि कोई भी डाटा जो है किस रास्ते से, चाहे वो एक डिवाइस से जा रहा है, चाहे वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन या दूसरे डिवाइसेस पे जा रहा है। ठीक है, और अनगाइडेड मीडिया वायरलेस मीडिया होता है जिसमें हमें पता नहीं चलता कि हमारा डाटा किस वे से रिसीव हो रहा है या किस रास्ते से वो सेंड हो रहा है। ठीक है, सो देखिए, गाइडेड मीडिया आल्सो नोन एज अ वायर्ड मीडिया uses physical cables or wire to transmit data from one device to another। यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसमिशन करने के लिए हम फिजिकल केबल्स या वायर का यूज करते हैं, और गाइडेड मीडिया को हम वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। The signal is confined within the medium, reducing interferences and increasing reliability। अब जो भी सिग्नल्स हैं वो एक मीडियम के थ्रू जाते हैं और मीडियम के अंदर ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं जाते। ठीक है, उनकी जो रेंज है वो मीडियम के अंदर ही रहती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि वो बाहर की इंटरफेरेंसेस को रिड्यूस करते हैं, कम कर देते हैं, और जिससे रिलायबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ओके, मतलब हम डाटा सेंड और रिसीव करें वो प्रॉपर होगा, अगर लेस होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, या तो डाटा प्रॉपरली सेंड होता है या नहीं होता है, आपको ये मालूम नहीं है। व्हाट्सएप पे डाटा ऐसा नहीं है कि 4 MB की फाइल में से 3 MB चला गया तो 3 MB दूसरे वाला सामने वाला देख सकता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाएगा तो पूरा जाएगा, नहीं तो जरा भी जाएगा। सो एग्जांपल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल, ये लैन और टेलीफोन नेटवर्क्स में यूज की जाती है, और दूसरी है ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये हाई स्पीड इंटरनेट और डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज की जाती है। हिंदी में लिखेंगे, गाइडेड मीडिया जिसे वायर्ड मीडिया भी कहा जाता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए फिजिकल केबल्स या वायर का यूज करता है। सिग्नल मीडियम के भीतर सीमित या कॉन्फाइंड रहता है, जिससे इंटरफेरेंस कम होती है और रिलायबिलिटी बढ़ती है। जो सिग्नल है वो मीडियम के अंदर, यानी उसकी जो सीमा है मीडियम के अंदर ही है। ठीक है, उसके अंदर ही जाता है वो। एग्जांपल्स, ट्विस्टेड पेयर केबल,
टेलीफोन और लैंड नेटवर्क्स में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल हाई स्पीड इंटरनेट और डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है। देन अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडिया भी बोलते हैं। ट्रांसमिट्स डाटा थ्रू एयर स्पेस वाटर विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन, यानी किसी भी टाइप के फिजिकल मीडियम या कनेक्शन लाइक वायर के द्वारा ये डाटा को ट्रांसमिट नहीं करता है। ये डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए एयर स्पेस और वाटर का यूज कर सकता है। इट इनेबल्स लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। फॉर एग्जांपल्स रेडियो वेव्स used in mobile communication and broadcasting, infrared waves used in remote control and short range transfer, data transfer। अनगाइडेड मीडिया, जिसे वायरलेस मीडिया भी कहा जाता है, बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के एयर स्पेस और वाटर के मीडियम से डाटा ट्रांसमिट करता है और ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। फॉर एग्जांपल्स रेडियो वेव्स मोबाइल कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में यूज की जाती है। इंफ्रारेड वेव्स रिमोट कंट्रोल्स और शॉर्ट रेंज डाटा ट्रांसफर में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, हमें डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को बताना है उनके बारे में और एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। सो जियोग्राफी के बेसिस पे हम नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहले मेनली तीन ही आते हैं, लैंड, मैन और वैन। ओके, सो लैंड में लिखेंगे इज अ नेटवर्क दैट connect computers within a small geographical area like home, office और school, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर्स और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को एक छोटे जियोग्राफिकल एरियाज में यूज किया जाता है, ठीक है। और लाइक होम, ऑफिस और स्कूल्स में हम इसका यूज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफिस नेटवर्क, स्कूल कंप्यूटर लैब। डायग्राम देखें तो डायग्राम में हम सिंपली बना सकते हैं इस तरह से। ये देखो, ये सारा नेटवर्क जो एक रूम, ऑफिस या फिर एक बिल्डिंग के लिए हो सकता है। ओके, सो हिंदी में इस तरह से लिखेंगे हम, एक नेटवर्क है जो होम, ऑफिस और स्कूल जैसे छोटे भौगोलिक क्षेत्र के भीतर कंप्यूटरों को जोड़ता है। ये एग्जांपल्स है और ये डायग्राम है। The metropolitan area network is a network that covers a city or a large town and is larger than land but smaller than land। यानी इसका जो एरिया होता है, जिस एरिया को ये कवर करता है वो लैंड से बड़ा होता है और वैन से कम होता है। वैन बेसिकली हमारा इंटरनेट होता है, ठीक है। एग्जांपल्स है केबल टीवी नेटवर्क या फिर सिटी वाइड वाईफाई। हिंदी में लिखेंगे ये नेटवर्क है जो एक सिटी या बड़े टाउन को कवर करता है और लैंड से बड़ा लेकिन वैन से छोटा होता है। फॉर एग्जांपल केबल टीवी नेटवर्क, सिटी वाइड वाईफाई। डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं आप। ओके, द लास्ट में वाइड एरिया नेटवर्क। WAN is a network that covers a large geographical area such as multiple cities or countries। WAN बेसिकली इंटरनेट ही होता है आपका, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट, मल्टीनेशनल कंपनीज नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन एक ऐसा नेटवर्क है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र जैसे कई सिटीज और कंट्रीज को कवर करता है। फॉर एग्जांपल द इंटरनेट, मल्टीनेशनल कंपनी नेटवर्क्स, और ये भी इसका डायग्राम, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एचटीएमएल कोड लिखना है जिसमें रूम नंबर, पेशेंट आईडी के और एक फूड लिस्ट बनानी है। देखिए एचटीएमएल कोडिंग मैंने पहले पीछे बता चुका हूँ टेबल कैसे बनाना है, तो वही बनाएंगे हम। तो देखिए ये चीज मैं बनाने वाला हूँ। ऊपर लिखा आएगा हॉस्पिटल पेशेंट डाटा, फिर देन कॉलम नेम, रूम नंबर, पेशेंट आईडी, ये टीएच टैग के साथ यूज करेंगे हम और बाकी टीडी के साथ यूज करेंगे। अगर आपको पहले मुझे भी ध्यान की कौन सा क्वेश्चन था, 20-21 जो भी था, ठीक है, वहां पे टेबल बताया था ना, तो वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। ये सब आपको पता है। ओके, सो टेबल टैग यूज किया है, बॉर्डर यहाँ पे भी 1 है, फिर उसके बाद टी आर टैग लगे हम यहाँ पे 1 2 3 4 प्रॉपर, मतलब टोटल 4 टी आर टैग आ गए यहाँ पे, ये देखो हो गए 4।
अब फर्स्ट में हमें हेडिंग भी लिखना है, सॉरी बोल्ड करके लिखना है इन कॉलम नेम को, तो टीएक्स टैग के अंदर लिखेंगे और लिखेंगे वही रोल नंबर पेशेंट आईडी इसी तरह से। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन चलेगी, फिर हम उसको टीडी के साथ लिख सकते हैं 101 P001 राहुल शर्मा, ये देखो सिंपल है, ये भी सिंपल है, वही लिखा जो बनाया है। यानी ये करने से पहले आप साइड में थोड़ा सा ये टेबल बना लें, फिर उसको बनाएं। और इवन कोई और टेबल भी आपको बनाने के लिए आया होगा किसी भी तरह से, तो आपको इसको सिंपल तरीके से मतलब बना सकते हो टेबल टैग। ओके, अभी हमें कोडिंग लिखनी है, एक फूड मेन्यू बनाना है किसी रेस्टोरेंट का, ठीक है। उसके लिए मैंने ये इमेज ली है, जैसे मुझे ये सब बनाना है। ओके, सो सिंपल बनाएगा, हम वेब लिस्ट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, अनऑर्डर लिस्ट। ये पता है आपको, ये एचटीएमएल ऐसे लिखते हैं, इधर हेड टैग आता है, उसके बीच में टाइटल्स आता है, बॉडी में हमारा मेन कोडिंग आती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम ये मतलब एक रेस्टोरेंट फूड मेन्यू लिखेंगे और फिर अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे, और उसमें ये जो आइटम लिखी है वो सब आप इस तरह से लिख लेंगे लिस्ट आइटम के साथ। ओके, लिस्ट आइटम पिज़्ज़ा बर्गर ये सब इमेजेस, और जब इस कोड को रन करेंगे तो ये इसी तरह से रन होगा। ओके, देन हमारे पास है क्वेश्चन 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं एंड माइक्रोफोन इट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं 28 क्वेश्चन पे। ऑपरेटर बेसिकली सिंबल्स होते हैं जिनका यूज करते हैं हम किसी वेरिएबल और वैल्यूज में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको प्लस करना है तो आप प्लस का सिंबल यूज करेंगे, माइनस के लिए माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। फिर स्मॉलर देन ग्रेटर देन अलग अलग टाइप के सिंबल्स होते हैं। ओके, नॉट इक्वल टू होगा, तो इन सारी सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। यानी इनका जब हम यूज करते हैं किसी वेरिएबल या वैल्यूज के ऊपर तो क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट आर सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। यानी आपके पास कोई वेरिएबल है या वैल्यूज है, उनके ऊपर कोई आप ऑपरेशन प्लस माइनस कुछ भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं। They help in performing mathematical, logical and comparison operators। ये सिंपली एग्जांपल लिखा है कि आप एडिशन, लॉजिकल या इस तरह के ऑपरेशन जो वो परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेटर्स का यूज करके। ओके, इनके टाइप्स की बात करें तो ऑपरेटर टाइप्स 4 टाइप के लिखे, जैसे अर्थमेटिक, इसमें सिंपल मैथ होता है, ये सब आपने किए हैं। फिर कंपैरिजन में आ जाता है, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। फिर ये भी इक्वल टू ही कंपेयर करता है, मतलब वैल्यूज भी कंपेयर, वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए और उसका डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए। फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर है, स्टेटमेंट को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। फिर देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे a इज इक्वल टू 5, यानी a में हमने 5 असाइन किया, ये हम लिखेंगे a प्लस इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि a की जो वैल्यू है, सपोज a की वैल्यू है 1, तो a प्लस इक्वल टू 5 का मतलब है a इज इक्वल टू a प्लस 5, दैट इज 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। ओके, और ये एग्जांपल्स, जैसे ये एग्जांपल दिए, एक वेरिएबल लिया सम और उसके अंदर प्लस किया, मतलब मैंने कुछ भी। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, जैसे 10 ग्रेटर देन 5, ये भी वही है बट इसमें मतलब किन्हीं दो कंडीशंस को कंपेयर किया जाता है। ओके, और ये भी असाइनमेंट के ऑपरेटर, जैसे x की वैल्यू 10 है और यहाँ पे x प्लस इक्वल टू 5, तो पहले 5 तो है ही बट 5 में x की वैल्यू भी यहाँ पे एंटर है। सो एक्सप्लेनेशन में आप लिख सकते हैं परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कंपेयर वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, और यहाँ पे असाइन और मॉडिफाइज वेरिएबल वैल्यूज। हिंदी में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स वेरिएबल्स और
वैल्यू पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाने वाले सिंबल्स हैं। वो मैथमेटिकल, लॉजिकल और कंपैरिजन ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और ये रहे इनके टाइप्स, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। देन नेक्स्ट है डिफाइन माइक्रोफोन और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमें, ठीक है। तो देखिए माइक्रोफोन बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके साउंड को कैप्चर करता है, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा और फिर उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जैसे हमें किसी को सुनानी है आवाज़, स्पीकर वगैरह लाउड स्पीकर हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए, दूसरों को सुनाने के लिए, ओके, या कहीं भी उसका आउटपुट देने के लिए यूज करते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। सो a microphone is an input device that captures sound waves and convert them into electrical signals for recording or transmission। यानी हम इसका ये इनपुट डिवाइस है, इसका यूज करते हैं, जो भी हम बोलते हैं उन साउंड वेव्स को कैप्चर करेगा, उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर चाहे हम उनको रिकॉर्ड करें या उनको कहीं पे सेंड कर दें या डिलीवर कर दें, ओके। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है सेंसिटिविटी, determines how effectively a microphone converts sound into electrical signals। यानी ये बताता है कि कितने इफेक्टिवली या कितने बेटर तरीके से कोई माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। देन फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, द रेंज ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी अ माइक्रोफोन कैन एक्यूरेटली कैप्चर। यानी ये कोई रेंज होती है फ्रीक्वेंसीज की, साउंड फ्रीक्वेंसीज की, जो बताते हैं कि किस रेंज की फ्रीक्वेंसी को माइक्रोफोन जो वो एक्यूरेटली कैप्चर कर सकता है। हिंदी में लिखेंगे माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो साउंड वेव को कैप्चर करता है और उन्हें रिकॉर्डिंग या ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोफोन, सबसे पहले सेंसिटिविटी, यह निर्धारित करता है कि माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कितने इफेक्टिव ढंग से कन्वर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, साउंड फ्रीक्वेंसीज की वह रेंज जिसे एक माइक्रोफोन एक्यूरेटली कैप्चर कर सकता है। अब इसके नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ माइक्रोफोन, ओके, डायरेक्शन के बेसिस पे। सो सबसे पहले आता है ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन, कैप्चर साउंड्स इक्वली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ये सारी डायरेक्शन से साउंड को इक्वली कैप्चर करता है। देन यूनि डायरेक्शनल माइक्रोफोन कैप्चर साउंड फ्रॉम वन स्पेसिफिक डायरेक्शन रिड्यूसिंग बैकग्राउंड नॉइज, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन से साउंड कैप्चर कर सकता है और बैकग्राउंड नॉइज को कम करता है। देन बाई डायरेक्शनल कैप्चर साउंड्स फ्रॉम टू ऑपोजिट डायरेक्शंस यूजफुल फॉर इंटरव्यूज, जैसे हमें इंटरव्यू वगैरह लेने होते हैं तो इस बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन से साउंड को कैप्चर करता है। हिंदी में लिखेंगे सभी डायरेक्शन से समान रूप से साउंड कैप्चर करता है या सभी डायरेक्शन से इक्वली साउंड कैप्चर करता है। बैकग्राउंड नॉइज को कम करते हुए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से साउंड कैप्चर करता है। बाई डायरेक्शनल माइक्रोफोन इंटरव्यू के लिए यूजफुल होता है, ओके, और ये दो ऑपोजिट डायरेक्शन से साउंड को कैप्चर करता है, ओके। देन व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो आपके प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करती है, मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी। वैसे तो आपका प्रोग्राम चलता है अप टू डन जब एग्जीक्यूट होता है, बट उसी फ्लो को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, कंडीशंस के हिसाब से। यानी अगर कंडीशन ट्रू है तो कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये सब हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउज यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड ब्लॉक्स बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग कोड ब्लॉक को ये एग्जीक्यूट करता है। द मोस्ट कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट इज इफ एल्स व्हिच एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, और सबसे सिंपल होती है इफ और एल्स। अगर कंडीशन सही होती है तो इफ वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर गलत होगी तो एल्स वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको कंडीशन के आधार पर डिफरेंट कोड ब्लॉक्स एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है। और सबसे कॉमन कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ एल्स स्टेटमेंट, जो स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू होने पर इफ
कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है और फॉल्स होने पर एल्स कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पे आपको दिखाया गया कि ये परसेंटेज लिखनी है कि 90 से ऊपर है मार्क्स तो ए ग्रेड, और परसेंटेज 80 और 90 के बीच में है तो बी ग्रेड। ओके, तो ये कोडिंग हमें लिखनी है सिंपल। ये एचटीएमएल आ गया। ओके, हेड ये सब आपको पता है सारा कुछ। सो लिखेंगे एक वेरिएबल ये हमें लेट परसेंटेज, ओके, एंड देन प्रॉम्प्ट, यानी हमसे पूछेगी कौन सी, हमें परसेंटेज खुद डालनी है यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये सिंपली हेडिंग के साथ स्टूडेंट ग्रेड लिखेगा। इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 90, ओके, अगर परसेंटेज 90 से ऊपर है तो हमें क्या दिखाना है, ग्रेड ए। फिर एल्स इफ, जब हमारे पास एक से दो से ज्यादा कंडीशन होती है तो हम एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, एक चीज और बताता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए एफ सॉरी इफ एल्स और एल्स इफ स्टेटमेंट स्टार्टिंग और क्लोजिंग बिल्कुल सेम होती है। जैसे इफ एल्स होता है पहले इफ फिर लास्ट में एल्स, तो वैसे ही एल्स इफ में भी सबसे पहले इफ स्टेटमेंट और लास्ट में एल्स होती है, और बीच में जितनी कंडीशन होती है उतने एल्स इफ लगते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन आ गई इफ में, ये कंडीशन आ जाएगी हमारी एल्स के अंदर, और बीच में ये तीन कंडीशन मिल रही है, तो हम एल्स इफ का स्टेटमेंट यूज करेंगे यहाँ पे, और तीन बार हमें एल्स इफ लेना पड़ेगा। ओके, सो ये देखा आपने यहाँ पे इफ के साथ ये कंप्लीट हो गया। फिर एल्स इफ बी के लिए ये रेंज बता दी है। ओके, फिर इसमें बी ग्रेड आ गया, फिर एक और एल्स इफ, बिल्कुल सिंपल है। ओके, और ये लास्ट में ई ग्रेड आ गया हमारा। सो बेसिकली जो भी परसेंटेज डालेंगे, अपना 95 डालेंगे तो ग्रेड ए आएगा। अगर हम डालते हैं जैसे 75 डालते हैं तो 75 के लिए ग्रेड सी आएगा। ओके, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट, राइट डिस्प्ले। ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज लूपिंग स्टेटमेंट इन जावा स्क्रिप्ट, राइट अ प्रोग्राम इन जावा स्क्रिप्ट डिस्प्ले। देखिए लूपिंग स्टेटमेंट आप अभी मतलब मैंने लिखा नहीं हुआ है ना। तो लूपिंग स्टेटमेंट सिंपली आप इस तरह से समझ लो कि ऐसे स्टेटमेंट जिनको जिनका यूज करते हैं हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए। ओके, जिन भी स्टेटमेंट का यूज हम किसी एक्शंस को या किसी कोड को बार बार रिपीट करने के लिए करते हैं उनको बोलते हैं हम लूपिंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे हमें एक कोड बनाना है लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करके। जैसे यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3 5, ये 18 स्टूडेंट होंगे और सब में ए बी सी डी डी तक का सीरीज, और डी के बाद फिर से रिवर्स होगी। तो इसको मतलब दो कोड लिखी है मैंने यहाँ पे। ओके, है एक ही कोड पर एक को थोड़ा एक लाइन एक्स्ट्रा कर दी है पहले, ये देखिए आप यहाँ पे लेट सीरीज इज इक्वल टू ए बी सी डी, यानी यहाँ पे एक हमने वेरिएबल लिया सीरीज जिसको हमने एरे बनाया हुआ है, और एरे चलता है 0 से। ओके, सो एरे के अंदर हमने 4 एलिमेंट स्टोर किए हैं ए बी सी डी जो कि हमारी सीरीज है। फिर एक वेरिएबल लिया स्टूडेंट जिसकी वैल्यू 18, और ये तो चलो टेबल बना देगा और ऊपर रोल नंबर और सीरीज लिखेगा। और फिर फॉर लूप चलाएंगे हम, वेरिएबल लिया आई और आई चलेगा 18 तक। ओके, यानी पहले रोल नंबर 1 आएगा, फिर 2 फिर 3 फिर 4, 18 तक चलेगा। और इसके अंदर कोडिंग लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे यानी रोल नंबर, ये रोल नंबर लिखा है ना, रोल नंबर के नीचे आएगा रोल नंबर 1 2 3 4, और सीरीज के नीचे ये वाली चीज आएगी। इसको मैं अगली स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा अलग कर दिए। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट में इस तरह से लिखेंगे, और इसको मतलब थोड़ा अलग ब्रेक करके लिखना है तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हो वो मैं आपको बताता हूँ। और लास्ट में टेबल टैग को क्लोज कर दिया है, फिर स्क्रिप्ट, फिर बॉडी एंड देन एचटीएमएल को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो इसी सारे कोड को हम अगली स्लाइड पे बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं देखता हूँ एक मिनट चलता है कि नहीं चलता, एक मिनट वेट करो, चल रहा है ये देखो, दिख रहा है ना ये।
ये आउटपुट है इस प्रोग्राम की, ये रोल नंबर एंड सीरीज इस तरह से। ओके, यही बनाना है हमें। जैसे यहाँ पे 4 नंबर तक डी आ गया, फिर 5 से फिर से रिपीट हो गया, फिर 8 से फिर रिपीट हो रहा है, फिर 12 से। ओके, तो ये कोडिंग लिखनी है हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एचटीएमएल टैग आपको पता है, फिर बॉडी टैग जिसके अंदर मेन कोड लिखा जाता है। अब देखिए लेट सीरीज, यानी ये एक हमने एरे लिया है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी। फिर ये पीछे वाले स्लाइड से स्टूडेंट 18 है हमारे पास टोटल। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये ऊपर जो हेडिंग लिखा आ रहा है ना आपको, रोल नंबर और सीरीज, ये देख रहे हैं आप, इसके लिए लिखा हुआ है। ओके, देन हमने आगे टेबल बनाया हुआ है और उसको थोड़ा सा मतलब हमने ये जो बॉर्डर्स ऑर्डर, ये कलर्स जो भी दिख रहा है ये दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, कलर तो नहीं है बट ये बॉर्डर्स ऑर्डर दिए यहाँ पे सिंपल। और फिर उसके बाद हमें हेडिंग लिखे हैं जैसे रोल नंबर और सीरीज, ये रोल नंबर और सीरीज। तो इस तरह से ये टेबल हेडिंग, राइट। फिर उसके बाद ये रोल नंबर है आपके, आई 1 2 3 4, ये सब डिस्प्ले करेगा। ओके, फिर आगे उस कोड को ब्रेक किया जो पीछे वाली लाइन में था। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल लिया जिसका नाम दिया मैंने असाइंड सीरीज। और यहाँ पे देखो इस लाइन को मैंने अलग से कर दिया, यहाँ पे लिखे सीरीज, फिर ये ब्रैकेट, देन आई माइनस 1% सीरीज डॉट लेंथ। ओके, इस मतलब इस कोड का यूज कर रहे हैं हम, जो सीरीज है ना ए बी सी डी, उसको रिपीट करने के लिए। जैसे 1 2 3 4 हो गया, उसके बाद वो फिर ए से चलेगी, 1 2 3 4 हो गया, फिर ए से चलेगा, उसको रिपीट करता रहेगा 18 रोल नंबर तक। ये मतलब है इसका। यहाँ पे लिखा है आई माइनस 1, यानी इसके अकॉर्डिंग पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3। ओके, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला दिख रहा है आपको, I minus 1. Since array in JavaScript are zero based indexing and we subtract 1 from I so that the first row number I is equal to 1 maps to the first index 0. इसका सिंपली मतलब है कि जब हम I minus 1 करते हैं, जैसे यहाँ पे I आ गया 1, so 1 minus 1 is 0. ओके, और 0 को जब हम सीरीज डॉट लेंथ, अब इसकी लेंथ कितनी है, सीरीज, सीरीज वेरिएबल ये लिया हमने, ठीक है, और इसकी लेंथ है 4। ओके, लेंथ है इसकी 4। और जब इसकी इंडेक्सिंग करते हो तो फर्स्ट 0 से स्टार्ट करते हो, क्योंकि एरे जब भी स्टार्ट करते हो तो 1 से नहीं आता है। यहाँ पे 4 एलिमेंट है तो ये 0 1 2 3 तक चलेगा। ओके, और आगे लिखा है परसेंटेज सीरीज डॉट लेंथ द मॉडुलस ऑपरेटर इंश्योर्स दैट व्हेन I exceeds 4 it loops back, यानी जैसे ही 4 रोल नंबर आ जाता है, यानी ये एक बार रिपीट हो जाती है, ए बी सी डी रिपीट होगी तो उसको फिर से ए से स्टार्ट करना है। ओके, अब इसको देखिए कि ये लाइन चलेगी कैसे। यहाँ पे देखिए ये रोल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये लाइन लिखिए आई माइनस 1 परसेंटेज 4। ओके, ये वाले आई माइनस 1 और सीरीज डॉट लेंथ जो वो यहाँ पे 4 आएगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए 0 और ये 2 माइनस 1 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 3 और ये ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, और ये मैं थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है मुझसे गलती होगी, यहाँ पे 0 आना था, ये ठीक है, नहीं नहीं ठीक है 1 और ये आएगा। ओके, और यहाँ पे सीरीज देखो 0 1 2 3 और फिर 0 से चला है, और ये सीरीज ये असाइन कर रहा है इस तरह से। ओके, सो इसको अलग वेरिएबल बना दिया हमने असाइंड सीरीज। तो यहाँ पे सिंपली आई लिखा और फिर असाइंड सीरीज, यानी इसका जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। पिछले स्लाइड्स में इसको इकट्ठे लिख दिए। ठीक है, फिर टेबल को क्लोज करेंगे। ओके, सो एक चीज और दिखाता हूँ आपको। ये जितने भी कोड है ये सारे मैंने लिखे हुए हैं। तो जैसे ये है, पहले
24 पे आया था हमारा क्वेश्चन है। जो जो पिक्चर्स मैंने दिखाई है ना आपको, वो मैं रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ इसको मोजिला के साथ। ये देखो, ठीक है, आ रहा है ना वैसे जैसे पिक्चर में दिखाया था। फिर ये जो 27 है उसको दिखाता हूँ मैं। जो 27 नंबर पे आया था ना, 27A, उसको दिखाता हूँ। ये आपका 27 आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये बी आएगा मोजिला के ऊपर। ये देखो, आ रहा है ना। और वहां पे जो पिज्जा वगैरह बनाया था ना मैंने, वो मे बी इसलिए नहीं आ रहे होंगे क्योंकि उसमें ना थोड़ा मतलब स्टाइल्स यूज किए मैंने, स्टाइल शीट यूज किया ना, उसकी वजह से। और ये देखो, ये आपका ये आ गया कोडिंग। ओके, इसका मैं कोडिंग दिखा देता हूँ आपको। आपको लग रहा होगी मैं पता नहीं दिखा कुछ और रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ। ये देखो नोट पैड के साथ, ये देखो। ये तो चलो स्टाइल मैंने ऐसे यूज किया ना, इसको तो छोड़ो। पर यहाँ पर मेन कोडिंग देखो आपको, ये देखो, ये वैसे लिखा है वैसे मैंने आपको बताया। ओके, सारा कोड वही है। ये वाला फर्स्ट वाला किया हुआ है, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ इस वीडियो के साथ, ठीक है। ये जो मॉडल पेपर था कंप्लीट मैंने इसको सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। ओके, सो आपने ना स्पोर्ट दिखाना है। बहुत मेहनत लगती है, ये जो स्लाइड है ऐसे नहीं बन जाती है। 4 4 5 5 दिन लगते हैं ये सारा मटेरियल तैयार करने में। और मैं हर रोज़ रात को 1:30 2 2:30 3 बजे सोता हूँ, सिर्फ इसी काम के लिए। ओके, सो इस मेहनत के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।